हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम सीडीपी के 10 क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि कैसे सीडीपी को सॉल्व किया जा सकता है। और कोई भी बच्चे आंसर अगर गलत हो परेशान मत हो, आप मेरे साथ अपने मन में क्वेश्चन के आंसर को सोच लेंगे और मैं एक एक करके आपको आंसर बताते जाऊंगी और साथ के साथ आपको उसके बारे में समझाती भी जाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले कि एक क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिभावान छात्र कब अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं। मतलब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन, मतलब जो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी क्षमताओं की वो किस तरह से बेटर हैं या किस किस चीज़ के लिए वो अच्छे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है जब उन्हें दूसरों के से अलग रखा जाए। सेकंड, जब वे निजी कोचिंग लेते हैं। थर्ड, जब वे समय समय पर उनका परीक्षण किया जाए। फोर्थ, जब वे दूसरे विद्यार्थियों से सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दूसरों से अलग रखना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। हम बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात कही गई है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, निजी कोचिंग, ये भी बिल्कुल गलत है। और समय समय पर परीक्षण लेना, ये कैसे जज हो सकता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या इसके बारे में उसको कुछ पता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि जब वे दूसरे विद्यार्थियों से सीखते हैं। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि हमेशा एक बच्चा जो है वो दूसरों के साथ समूह में टीम टीचिंग समूह में जब कार्य करता है तो वो जल्दी सीखता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन आता है, एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। टीचर का एक मुख्य काम क्या है, उत्तरदायित्व क्या है। पाठ योजना तैयार करना, उनके अनुसार पढ़ाना। ठीक है, लेसन प्लान बना के पढ़ाना। सेकंड, जितना संभव हो उसे गतिविधि करवाएं, एक्टिविटी करवाना बच्चों को। ऑप्शन 2 में ये बोल रहा है। थर्ड, कठोर अनुशासन बनाए रखना, क्लास में कठोर अनुशासन बनाए रखना। फोर्थ, विद्यार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ है। फर्स्ट में बोल रहा है कि तैयार करके पढ़ाना, अपने अनुसार से पढ़ाना, जो कि उसमें तो बच्चा फिर निष्क्रिय हो जाएगा ना, एक्टिव कहाँ से रहेगा। सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ भी करवाना अच्छा नहीं है, बच्चा जो है वो थक जाएगा। कठोर अनुशासन बनाए रखना, कठोर अनुशासन नहीं बनाया जा सकता, उसको बच्चे के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। कठोर अनुशासन बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। फोर्थ है, जो विद्यार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार, जो बच्चा जिस अधिगम शैली में सबसे अच्छा सीखता है उनके अधिगम शैली के अवसर के अनुसार उनको अधिगम सीखने के लिए अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है, अधिगम करता सेकंड का आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिगमकर्ता ने आत्म नियमन से तात्पर्य क्या है। आत्म नियमन खुद पे एक अनुशासन रहना, आत्म अनुशासन और नियंत्रण, अपने अधिगम के अनुवीक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनियम और विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। आत्मनियम खुद पे कंट्रोल करना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बोल रहा है आत्म अनुशासन और नियंत्रण, खुद आत्म अनुशासन कह रहा है हमें। कोई किसी बच्चे को खुद ये ना टीचर ना बोले बैठ जाओ क्लास में, उसको खुद पता है कि मैं क्लास में हूँ, मुझे पढ़ना है, तो कहाँ पर मुझे अनुशासन बना के रखना पड़ता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आंसर बता देती हूँ। फोर्थ जो है वो वाइगोत्स्की, फोर्थ, जिन्होंने सामाजिक और संस्कृति को बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जिन्होंने ये बताया है कि बच्चा जो है वो सामाजिक संस्कृति से सबसे ज़्यादा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 5, अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तर की अपेक्षा करता है या किसके बारे में दर्शाता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करने के कौशलों की आवश्यकता है जो प्राय प्रश्नों में उत्तर दे सके, बिल्कुल गलत। सेकंड, पाठ्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ये भी बिल्कुल गलत।
थर्ड, दूसरे विद्यार्थी को समान अवसर से वंचित करता है। फोर्थ, उन विद्यार्थियों की सहायता करता है जो रुचि लेते हैं, जिनको शिक्षकों को पसंदीदा माना जाता है। को आंसर नंबर थर्ड है। इसमें वो टीचर क्या दिखा रही है, इसमें वो टीचर ये दिखा रही है दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित रखा जा रहा है। मतलब कि जो विद्यार्थी जिनसे आंसर पूछना चाहिए उनसे नहीं, वो पाठ्य को जल्दी ख़त्म करने के लिए जिसको सबसे अच्छा मानते हैं, जो अच्छा प्रश्न आंसर देते हैं, उन बच्चों को उठा के और उन बच्चों से वो क्वेश्चन का आंसर ले लेती है। लेकिन और जो बच्चे क्लास में हैं, क्या वो उस आंसर को उनका भी तो टर्न बनती है ना आंसर देने की, तो उनसे भी तो पूछना चाहिए। तो ये इसमें यही पूछ रहा है कि वो इस क्वेश्चन में मतलब कि टीचर क्या दर्शा रही है। तो वो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को वंचित रखा जा रहा है उनके अवसर से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था को खिलौने की अवस्था के रूप में जाना था? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, उत्तरा बाल अवस्था और किशोरावस्था। तो इसकी जो अवस्था सब आंसर क्या होगा? सेकेंड, प्रारंभिक बाल अवस्था, जिसको क्या ने खिलौने की अवस्था भी बोला है। क्वेश्चन नंबर 7, योग्यता सामूहिकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सामूहिकरण की योग्यता के बारे में सबसे अच्छा मतलब सत्य कथन, विद्यार्थी समूह में बेहतर सीखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ऑप्शन नंबर 2 कि सुगम एवं प्रभावशाली शिक्षण के लिए एक कक्षा समरूपी होनी चाहिए। थर्ड, बच्चे असहृदय लेते हैं, भेद को स्वीकार नहीं करते। फोर्थ, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। मतलब इसमें पूछ रहा है सत्य है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि समूह ऐसा बनाना चाहिए जिसमें शिक्षक को बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकें। जो बच्चे जिस शैली से अच्छा सीखते हैं उनको उस शैली के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे शिक्षार्थी के पढ़ने की कठिनाई का संकेत नहीं है? छोटे शिक्षार्थियों के पढ़ने की कठिनाई का संकेत नहीं है। फर्स्ट, अक्षर और शब्दों की पहचान में कठिनाई, तेज गति और प्रवाह के साथ पढ़ने में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, वर्तनी में कठिनाई। तो सबसे हमें पढ़ने में कठिनाई, हमें शब्दों को समझना होगा, उसके विचारों को समझना होगा। तो अगर उस बच्चे को संकेत नहीं है तो अक्षरों और शब्दों की पहचान होना ज़रूरी है। नहीं पूछ रहा है इसमें, तो शब्दों को पढ़ लेगा। तेज़ी प्रवाह ये भी इम्पॉर्टेंट है। वर्तनी की कठिनाई हो सकती है, ये भी है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई नहीं है। ये थर्ड क्वेश्चन आंसर होगा इसका। ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं कौन से? जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए? उनमें हमने पढ़ा है डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कौन से थिंकिंग होनी चाहिए उस बच्चे में? तो आता है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। बहुमुखी बिल्कुल नहीं। फोर्थ, बहुमुखी। तो एक प्रभावशाली बच्चे मतलब कि अपसारी चिंतन होना चाहिए, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए। इस तरह से नहीं तो उस तरह से। तो एक बच्चा, वो विद्यार्थी जो होगा वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होगा, जिसको हम अपसारी विद्यार्थी बोल सकते हैं। चिंतन करके वो समस्या का समाधान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक नहीं है? नहीं, वंशानुक्रम से संबंधित है। मतलब जो तुम आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड है, जो हमें अपनी हेरिडिटी मतलब अपने फादर एंड मदर से मिलता है शुरू से ही। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ये तो बच्चा सोसाइटी में आके सीखता है। सेकंड, साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण, ये भी सोसाइटी में सीखता है समूह में रहकर। फिर आता है भाषा, जो कि अनुकरण के द्वारा सीखता है। कुछ वर्ड्स लेके आता है, प्राजन इस बात की है, लेकिन पूरा अच्छे से वो समाज में सीखता है।
लेकिन आँखों का रंग जो है वो हमारी एक हेरिडिटी है। बालों का कलर, आँखों का रंग, फेस का डिज़ाइन, हम छोटे हैं या बड़े हैं, ये सारी जो क्वालिटी है वो हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, जो कि हम अपने मदर या फादर से लेकर आते हैं। ज़रूर नहीं, दादा दादी से भी हो सकता है। तो आज हमारे क्वेश्चन 10 हो गए। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें। और ज़रूरी नहीं कि मैं ही आपको बताऊं, आप भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। एंड माय फर्स्ट वीडियो, अगर आपको और कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। एंड थैंक यू फॉर एवरीबॉडी।